नमस्कार मित्रों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। मित्रों, जो आज का टॉपिक है वो आपराधिक कोर्ट या आपराधिक न्यायालय से संबंधित है। हमारे देश में कितने प्रकार के आपराधिक न्यायालय चलते हैं, इसके बारे में आज इस क्लास के माध्यम से हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि BNSS के तहत कितने प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट है। भाई मेन तो वही है, जो सामान्य या जो आपका मूल विधि है उसके संदर्भ में तो प्रक्रिया इसी के अंतर्गत दी गई है, BNSS के तहत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो प्रक्रिया दी ही गई है, तो इसी में कोर्ट का भी प्रावधान होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोर्ट होते हैं जो कि आपको इस क्लास के माध्यम से चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का अर्थ यह है कि जैसे कि हमने आपसे कहा कि BNSS के तहत तो कोर्ट आपराधिक विधि के बनते ही बनते हैं। इसके अलावा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, संविधान के अंतर्गत, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत भी गठन होता है कोर्ट का। ठीक है, और वो कोर्ट कौन कौन होते हैं? पहला कोर्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसका गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। ठीक है, ये कोई आपराधिक विचारण कोर्ट नहीं है, यहां पर आपराधिक केसों का विचार नहीं होता है, लेकिन ये भारत का सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट है। ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा किए थे। जो सुप्रीम कोर्ट का अपील का जो क्लास हम लोग का था उसमें बहुत विस्तार से हमने चर्चा किया था। ठीक है, कि आपराधिक जो केसेस होते हैं उनकी अपील अनुच्छेद 134 या अनुच्छेद 132A के तहत जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है तो वो अपील में जाता है। ठीक है, इसके अलावा उच्च न्यायालयों की आपराधिक अपील का तो ये सुनता है 134 और 132A के तहत। इसके अलावा आर्टिकल 136 के तहत वो स्पेशल अपील भी सुनता है। ठीक है, SLP जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, SLP भी सुनता है, जिसमें वो किसी निचले न्यायालय के आपराधिक निर्णय आदेश के खिलाफ भी आपकी अपील सुन सकता है। ठीक है, तो 136 में इसे विस्तृत और अपार शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत वो आपराधिक मुकदमों का नीचे से लगाए ऊपर तक कोई भी कोर्ट या कोई भी अधिकार अगर देता है तो आपराधिक विधि का ये सुनवाई उसका कर सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए विचार वो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें वो अपील भी जो हाई कोर्ट की अपील है वो 134 और आर्टिकल 132A के तहत वो कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा संविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट तो है ही। ठीक है, हाई कोर्ट तो है ही, इसमें हाई कोर्ट भी जो मित्रों विचारण करता है ये भी कोई सामान्य विचार कोर्ट नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही असाधारण शक्तियों के अंतर्गत ये विचारण भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से ये आपराधिक विधि का क्या है? अपीलीय कोर्ट है, जिसका गठन अनुच्छेद 214 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत किया जाता है। ठीक है, तो पहला BNSS के तहत कोर्ट का निर्माण, दूसरा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, हमने आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और तीसरा आपका है अंडर स्पेशल लॉ। ठीक है, जो विशेष विधियां बनती हैं, जो विशेष वर्गों के लिए विधियां बनती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ST SC के लिए, या किसी ऐसे ही अन्य विशेष वर्गों के लिए जो आपकी स्पेशल विधियां बनती हैं, उनके अंतर्गत जो क्रिमिनल कोर्ट दिए गए। क्योंकि स्पेशल विधियों, भाई सामान्य विधि के लिए तो BNSS के तहत कोर्ट का निर्माण है। ठीक है, लेकिन जो स्पेशल विधियां मित्रों होती हैं तो इन स्पेशल विधियों के तहत स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट का भी प्रावधान उसी स्पेशल एक्ट के तहत दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ जितना प्रोसीजर है स्पेशल जो कानून है, ठीक है, स्पेशल आपराधिक विधि जो है उसका टोटल प्रक्रिया उसी स्पेशल विधि में प्रावधानित की जाती है, अर्थात स्पेशल क्रिमिनल कोड भी उसी विधि के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो BNSS हो गया, संविधान हो गया और स्पेशल विधि। ठीक है, इन तीनों के अंतर्गत ही जितना आपका ये आपराधिक विधि के अंतर्गत जो आपराधिक कोर्ट है उनका यहां पर प्रावधान आपको मिलेगा। ठीक है,
तो मूल रूप से हम यहां पर आए हैं BNSS के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो ये BNSS 2023 है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के कोड का यहां पर प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो मूल रूप से मित्रों इसमें 4 प्रकार के कोड का प्रावधान है, ठीक है, 4 प्रकार के कोड का, क्योंकि नंबरिंग भी आपका आ सकता है प्रीलिम्स में कि कुल मिलाकर कितने प्रकार के कोड बनाए गए हैं BNSS के तहत, ठीक है। तो इसकी जो धारा है वो भी हम लोग को याद रखना है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 6 है, ठीक है। तो सेक्शन 6 के तहत देखिए कोर्ट ऑफ सेशन दिया है। दूसरा दिया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, ठीक है, ये आपका पहला कोर्ट है। दूसरा कोर्ट ये है, और सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौथे स्थान पर, ठीक है। तो 4 प्रकार के ये कोर्ट BNSS की जो धारा है 6 के तहत प्रावधानित की गई है, ठीक है। तो एक को यहां पर, और इसके पहले एक महानगर मजिस्ट्रेट का भी प्रावधान था, उसके कोर्ट का प्रावधान तो वो अब हट गया, ठीक है। पहले CRPC के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट का भी प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो अब ये मूल रूप से 4 प्रकार के रह गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और विस्तार में देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला उसमें हमने देखा था कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 8 है, ठीक है। BNSS का सेक्शन 8 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत मात्र 2 प्रकार के आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको दिखाई देंगे। पहला सेशन जज और दूसरा है एडिशनल सेशन जज, ठीक है। तो 2 प्रकार के यहां पर जज हमको यहां पर दिखाई देते हैं इस एक्ट के तहत। पहले जो CRPC थी उसके तहत एक आपको सहायक, ठीक है, सहायक का भी वहां पर प्रावधान दिया गया था, सहायक सेशन जज, ठीक है। तो अब इस सहायक सेशन जज को हटा दिया गया है, ठीक है। नए वाले एक्ट से सहायक सेशन जज को मुक्त कर दिया गया है, ऐसा कोई भी अब पद नहीं रह गया, ठीक है। तो सेशन जज जो होता है मित्रों, सेशन जज पूरे जिले में एक होता है, ठीक है। क्योंकि जो सेशन कोर्ट होता है, देखिए याद रखिएगा, सेशन कोर्ट की स्थापना तो राज्य सरकार करती है, ठीक है। सेशन कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार करती है बिना उच्च न्यायालय के परामर्श से, ठीक है। लेकिन सेशन जज की नियुक्ति, इसका स्थानांतरण, इसकी पदोन्नति, ठीक है, ये सब कुछ कौन करता है? हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। तो आएगा अगर आपका क्वेश्चन, तो कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार करती है बिना हाई कोर्ट के परामर्श से, लेकिन सेशन जज के मैटर पर टोटल पावर किसका है? हाई कोर्ट का है, स्थानांतरण से लेकर नियुक्ति से लेकर पदोन्नति तक, ठीक है। तो इस प्रकार ये सेशन जज की नियुक्ति की जाती है, क्लियर है। सेशन जज के संदर्भ में जब आप सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो उसमें एक बात और लिखी है कि अगर किसी राज्य के अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि राज्य सरकार अगर कानून द्वारा ये प्रावधान करती है, भाई वो जो प्रावधान है वो आपका आया है अनुच्छेद से ही, ठीक है। जैसे कि उसको पढ़ने से पहले इसको हम लोग देख लेते हैं 233, ठीक है। अनुच्छेद 233 भारत का संविधान का स्पष्ट कहता है कि जो सेशन जज है, ठीक है, सेशन जज या अतिरिक्त सेशन जज, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार में अगर किसी राज्य सरकार ने अगर कोई कानून बना लिया है कि इनकी नियुक्ति हम करेंगे, तो वो नियुक्ति सिर्फ पहली नियुक्ति होगी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे कि मान लीजिए अगर यूपी में कोई कानून बना लिया जाए, ठीक है, कि यहां पर सेशन जज और अतिरिक्त ये सेशन जज और अतिरिक्त सेशन जजों की नियुक्ति हम करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर राज्य सरकार ने ऐसा कोई कानून बना लिया है तो वो मात्र पहली नियुक्ति तक ही लागू होगी, उसके बाद से पावर किसको चला जाएगा? हाई कोर्ट को, क्योंकि मूल रूप से सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इन अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान किसको है? हाई कोर्ट को है। लेकिन अगर अनुच्छेद 233 की अनुसार किसी राज्य ने ऐसा कोई कानून बना लिया तो मात्र पहली नियुक्ति तक ही वो
चीजें लागू होंगी, उसके बाद से दूसरी नियुक्ति से लेकर स्थानांतरण से लेकर पदोन्नति तक टोटल काम कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार सेशन जज, और ये जो सेशन जज कहां पर बैठेंगे, किस कोर्ट में बैठेंगे, अपने आवास पर ही बैठेंगे, तो इस प्रकार का डायरेक्शन हाई कोर्ट देता है। ठीक है, यानी कि सेशन जजों के बैठने का स्थान तय करने का अधिकार किसे है? ये हाई कोर्ट को है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मान लीजिए कोई मुकदमा ऐसा है, कोई मुकदमा इस प्रकार का है कि जिसके अंतर्गत दोनों पार्टी यानी कि अभियोजन और पीड़ित, ठीक है, सॉरी, अभियोजन और अभियुक्त, अभियोजन और अभियुक्त को ऐसा किसी मैटर पर लगता है कि नहीं, ये मुकदमा फेयर रूप से कोर्ट में नहीं चल पाएगा, इस स्थान पर नहीं चल पाएगा, साक्षियों के जान को खतरा है, या इस प्रकार का कोई भी अगर विवाद है, ठीक है, तो अगर दोनों पार्टी यानी कि अभियुक्त और अभियोजन दोनों पार्टी अगर सहमत होते हैं, तो सेशन जज अपना जो बैठने का स्थान है वो किसी अन्य स्थान पर भी वो बैठ सकते हैं, अपने आवास पर भी मुकदमे को देख सकते हैं। ठीक है, कई आप जैसे कि कसा वाला मैटर, वहां पर जेल में भी बैठकर सुनवाई हुई। ठीक है, जज साहब जेल में बैठे क्योंकि कसाव को कोर्ट में लाना उसके जान को खतरा हो सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार कई सुनवाई उसका जेल में भी हुआ। ठीक है, तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अधीन या ऐसा खुद कोर्ट ऑफ सेशन भी निर्णय ले सकता है कि हम अपना कोर्ट या अपना न्यायालय कहां पर लगाएंगे। क्लियर है? तो ये आपके सेशन जज हुए। इसी तरह एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सेशन जज की भी नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा या अनुच्छेद 233 के तहत कोई राज्य चाहे तो प्रथम नियुक्ति एडीजे की कर सकती है। ठीक है, प्रथम नियुक्ति, मात्र पहली नियुक्ति की यहां पर बात हम बार बार आपसे दोहरा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल है वो सेम है। ठीक है, यानी कि ये एडीजे इसके अधीनस्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि दोनों का पावर सेम है, दोनों को सेम वही बात है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कोई भी दंड या कोई भी जुर्माना देने का क्या है, इसे पावर है। ठीक है, मृत्यु, आजीवन कारावास, कोई भी कारावास दे सकता है, इसके अलावा अनलिमिटेड जुर्माना भी दोनों लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लोग को सेम पावर है, लेकिन याद रखिएगा एडिशनल सेशन जज के कौन सा एडीजे कौन सा कार्य करेगा। भाई तमाम तरह के कोर्ट चलते हैं, फैमिली कोर्ट आपके चलते हैं, पास्को चलते हैं, पास्को के कोर्ट चलते हैं, या मान लीजिए ST/SC एक्ट के कोर्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कई प्रकार के कोर्ट चलते हैं, तो कौन सा कार्य कौन सा एडीजे करेगा, ये निर्धारण करने का कार्य किसका है? हाई कोर्ट का है। ठीक है, ये इनका निर्धारण करने का कार्य हाई कोर्ट का। ठीक है, तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन, या अगर मान लीजिए सेशन जज साहब चले गए छुट्टी पर चले गए, तबीयत खराब है, तो सेशन जज भी चाहे तो एडिशनल सेशन जज को अपना कार्यभार या कौन से ये कार्य करेंगे ये उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों यहां पर ये बैठते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के अंतर्गत। ठीक है, पहले क्या था, पहले सहायक भी था, तो इसे हटा दिया है। क्लियर है? तो मेन आपको पॉइंट, और इसका एक आध पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए सेशन जज का जो पद है वो अगर रिक्त हो जाए, ठीक है, मतलब कि भाई होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो मान लीजिए किसी जिले में अभी सेशन जज साहब नहीं आए, ठीक है, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट किसी एडिशनल सेशन जज को एज ए सेशन जज नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो तब तक उस सेशन जज के कुर्सी को देख सकता है जब तक कि नई नियुक्ति आना जाए। ठीक है, तो एडिशनल सेशन जज को कार्य देना या अगर सेशन जज नहीं है उसके स्थान पर बैठाना, ये सब कुछ कार्य कौन करता है? ये आपका हाई कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट हमने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा कोर्ट, पहला कोर्ट हो गया आपका कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, दूसरा कोर्ट आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। इसको हम एक ही उसमें देखेंगे। ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, भाई कोर्ट चाहे वो सेकेंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो या सीजीएम हो या एसीजीएम हो, ठीक है, ये कुल मिलाकर कहे क्या जाते हैं? ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेटों का, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का कोर्ट।
ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो सेक्शन 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सीजियम और एसीजियम यानी एडिशनल सीजियम की यहां पर बात की गई, ठीक है। तो ये जो भी होते हैं सीजियम और एडिशनल सीजियम, ठीक है, इनकी ये क्या होते हैं मित्रों, ये भी फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इनकी कैटेगरी होती है, लेकिन उसमें से जो जैसे जैसे सीनियरिटी होती है वैसे वैसे इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। एक और यहां पर टॉपिक हमने भूल गया, ये जो मित्रों एडीजे की जो नियुक्ति होती है ये क्या होती है, या तो ये डायरेक्ट एचजीएस से आते हैं, ठीक है, या तो ये डायरेक्ट एचजीएस से आते हैं, या इनका क्या होता है, इनका प्रमोशन भी होता है, ठीक है, या तो इनका प्रमोशन होता है या तो ये डायरेक्ट हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम ये क्वालिफाई कर आते हैं। और जो सेशन जज होते हैं इनका कोई डायरेक्ट नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, यही लोग प्रमोट होकर यहां पर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीजियम जो होते हैं ये मूलतः फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होते हैं। और जब ये प्रमोट करते हैं यानी कि इनकी नियुक्ति क्या होती है, इनकी नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होती है बल्कि ये प्रमोशन द्वारा जाते हैं, ठीक है, प्रमोट होकर जाते हैं। और ये मूलतः क्या है, ये आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये इनका जो कैटेगरी है वो यही है, ठीक है। सजा देने का स्थिति ये है कि ये 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, यानी कि कोई भी कारावास, ठीक है, यानी मृत्युदंड और आजीवन कारावास के अतिरिक्त ये मात्र 7 वर्ष तक का ही ये कारावास दे सकते हैं। इसके अलावा ये अनलिमिटेड जुर्माना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सीजीएम साहब और एडिशनल सीजीएम साहब हैं, ठीक है। सीजीएम साहब इसमें मेन होते हैं। सीजीएम साहब का कार्य होता है ये जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कार्य क्षेत्र को बांटना, उनके कार्यों में बंटवारा करना, ठीक है, ठीक है। आप यहां कार्य करोगे, तुम यहां कार्य करोगे, तुम यहां कार्य करोगे, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई हाई कोर्ट का स्पेशल डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन के अधीन रहते हुए ही ये कार्य सीजीएम साहब को करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपको एडीजे और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के बारे में बताया कि कोई किसी का अधीनस्थ नहीं है, इसी तरह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीजीएम ये इनकी एक दूसरे में कोई भी किसी का अधीनस्थ यहां पर नहीं है, ठीक है। दोनों पद क्या है, क्योंकि दोनों को दंड देने का पावर सेम है, तो इसी वजह से कोई किसी के अधीनस्थ यहां पर नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, समकक्ष है, ठीक है। तो सीजीएम और एडिशनल सीजीएम ये दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, ठीक है। एडिशनल सीजीएम को भी अगर मान लीजिए या तो सीजीएम साहब अपना कोई कार्य देते हैं, ठीक है, यानी कि भाई एक सीजीएम कितना कोई कार्य करेगा, क्लियर है, तो कार्यों का बंटवारा वो एडिशनल सीजीएम करते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट भी चाहे तो एडिशनल सीजीएम को कार्यों का बंटवारा कार्यों को वो दे सकता है, ठीक है। तो सीजीएम एडिशनल सीजीएम ये दोनों ही अधिकारी याद रखिएगा कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों के ये क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट हो रहे हैं, अधीनस्थ होते हैं, क्लियर है। तो जो जितने भी कार्यों का बंटवारा रहता है यानी कि क्षेत्राधिकार का या कार्यों का बंटवारा जो सीजीएम साहब करते हैं अन्य मजिस्ट्रेट यानी कि जो नीचे के मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो उस संदर्भ में सामान्य जो एक सामान्य कंट्रोल या जनरल कंट्रोल वो किसका होता है, कोर्ट ऑफ सेशन का होता है, क्योंकि ये लोग खुद उसके अधीनस्थ है, ये लोग खुद सेशन जज के अधीनस्थ है। तो सेशन जज के सामान्य कंट्रोल में रहते हुए सीजीएम साहब नीचे के जो भी मजिस्ट्रेट हैं चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास हो, इनके बारे में इनके कार्यों का बंटवारा या इनके क्षेत्र का बंटवारा ये लोग करते हैं कि आपको ये थाना दिया जाएगा, आपको ये थाना दिया जाएगा, आपको ये, भाई थानों का क्या है कि इन मजिस्ट्रेटों का थानों पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। एक लगभग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 4 या 5 थाना पकड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं, क्लियर है। अब सेक्शन 9 के तहत क्या दिया गया है, ये तो सेक्शन 10 है और ये सेक्शन 9, ठीक है। तो सेक्शन 9 में
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात की गई। ठीक है, तो मित्रों जैसे कि हमने आपसे कहा कि सेशन कोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार को हाई कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं, उसके परामर्श की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर मजिस्ट्रेटों के कोर्ट को बनाने के लिए, यानी कि कितने कोर्ट हम बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 30 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, इस प्रकार जितने मजिस्ट्रेटों के कोर्ट होते हैं इनके बारे में राज्य सरकार ही कोर्ट बनाएगी, लेकिन उसके लिए उसे हाई कोर्ट का परमिशन, हाई कोर्ट का परामर्श, उसका सजेशन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के परामर्श से मजिस्ट्रेट कोर्ट राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन सेशन कोर्ट को बनाने के लिए राज्य सरकार को हाई कोर्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के इसमें अधिकारी बैठते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, तो इनका भी मित्रों क्या होता है, पावर, भाई सारा इनकी नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, ये सब कुछ कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। ठीक है भाई, इन्हीं में से हमने आपसे कहा कि इसी फर्स्ट क्लास में से हाई कोर्ट जिसको चाहे वो जो भी रहता है सीनियर, तो उसको सीजीएम या एसीजीएम बना देता है। ठीक है, इनका भी पावर अगर देखें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, तो पावर इनको दंड देने की शक्ति वही है कि ये 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं और जुर्माना 50,000। ठीक है, पहले ये जुर्माना 10,000 था, अब ये जुर्माना 50,000 रुपए तक हो गया। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष और प्लस 50,000। क्लियर है, क्योंकि यहां पर जुर्माना लिमिटेशन यहीं से शुरू होती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, भाई इन लोगों का क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड जुर्माना, लेकिन इन लोग के लिए जुर्माना क्या है, निर्धारित कर दिया गया, यानी कि ये 50,000 तक, और जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो 1 साल तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, ये पहले 5,000 था, अब इसको 10,000 कर दिया गया है। फर्स्ट क्लास का पहले 10,000 था, अब ये 50,000 रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं। इनके कार्यों के बारे में पहले ही आपको बताया कि सीजीएम साहब निर्धारण करते हैं, इनके क्षेत्र के बारे में, जुडिशियल जुरिडिक्शन के बारे में ये सीजीएम साहब तय करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन क्षेत्राधिकार के मामले में क्या रहता है, हाई कोर्ट का भी दखलंदाजी रहता है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अधीन ही सीजीएम साहब ऐसा करते हैं, या कार्यों के बंटवारा के संदर्भ में अगर बात आप करें तो ये टोटल जितने नीचे के मजिस्ट्रेट होते हैं ये सीजीएम के तो अधीन होते ही हैं, लेकिन एक सामान्य कंट्रोल किसका होता है, सेशन जज का होता है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 11 की हम बात करें। ठीक है, सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात वहां पर की गई है। ठीक है, सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मित्रों, अगर कोई केंद्र, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार के अगर कोई विशेष मामला है, ठीक है, कोई विशेष मामला है और उसके संदर्भ में इनको लगता है कि नहीं, इस केस के लिए, इस मामले के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता है। भाई जज क्या होता है कि जज या जो मजिस्ट्रेट होता है इसको हर एक मामले का ये जानकार नहीं होता। भाई जो कानून पढ़ाया जाता है वही तो मौके पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मानिए कोई स्पेशल ऐसा कोई विशेषज्ञता वाला मामला आ गया जिसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता है, तो केंद्र और राज्य अगर ऐसा कोई आवेदन करता है, किसको, हाई कोर्ट को। ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट को ऐसा कोई आवेदन करता है कि नहीं, इस विशेष मामले में मुझे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है, तो हाई कोर्ट अपने नियमों द्वारा उसकी अहर्ता तय करेगा कि ऐसे जो अधिकारी आप चाहते हैं कि इन अधिकारियों को हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने, तो उन अधिकारियों की जो अहर्ता है वो तय कौन करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा। ठीक है, तो या तो केंद्र या तो राज्य सरकार का कोई मामला हो तो उनके या तो वर्तमान अधिकारी या तो किसी रिटायर्ड अधिकारी को हाई कोर्ट अगर चाहे तो अहर्ता निर्धारित करते हुए अधिकतम 1 साल के लिए वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वो पावर दे सकता है या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकता है, मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, हाँ उसको आप बार बार आप रिपीट करेंगे, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से ऊपर की नियुक्ति आप नहीं करेंगे। ठीक है, और इन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट अगर चाहे तो जैसा भी मामला है, ठीक है, मामला जैसा है उसके अनुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की वो क्या दे देगा, वो उसको पावर दे सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर है। क्लियर है, तो ये आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यहां पर हमने आपको हमने बताया। ठीक है, अब इसमें से फिर वही बात, महानगर मजिस्ट्रेट
चले गए हैं, क्लियर है। और कौन आपको चला गया है, सेशन जज से असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम है वो नए वाले ही, अब भाई सीआरपीसी बीते दिनों की बात हो गई है, क्लियर है। जहां अभी सिलेबस है वहां तो है ही, लेकिन फिलहाल बीएनएसएस को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी क्लास यहां पर लेंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें था कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सेक्शन 14 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 14 में इतने प्रकार की बात की गई है। पहला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, मतलब कि एक भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, जितने भी आईएएस हैं या जितने भी पीसीएस हैं, ठीक है, जितने भी आईएएस हैं या जितने भी पीसीएस हैं, उसी में से कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। पहला दर्जा किसको है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है, ठीक है। 14 सेक्शन 14, ठीक है। तो सेक्शन 14 के अंतर्गत ये सब कुछ प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और बाकी के अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इनका प्रावधान सीधे सेक्शन 14 के अंतर्गत ही दे दिया गया, ठीक है। तो पहला जो इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में से ही किसी एक अधिकारी को क्या बनाया जाता है, डीएम बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, ठीक है। राज्य सरकार, यहां पर हाईकोर्ट का कोई भी दखलंदाजी नहीं है, यहां पर टोटल काम कौन करता है, राज्य सरकार करता है, ठीक है। तो मित्रों, मूलतः ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनका कार्य क्या होता है, ये बीएनएसएस के तहत इनका कार्य मूल रूप से शांति व्यवस्था बना रखना, ठीक है। ये प्रिवेंटिव वर्क करते हैं, क्लियर है भाई। जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनका तो कार्य यही है कि भाई दंडिक न्यायालय अगर आप अपराध करेंगे तो दंड देने का पावर उनको रहेगा, लेकिन इनका मूल रूप से पावर क्या रहता है, ये राज्य सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये मूल रूप से प्रिवेंटिव वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, पहले जो अधिनियम 1973 का जो सीआरपीसी था, तो उसके पहले मित्रों ये दोनों एक ही लोग थे, ठीक है। यानी कि एक ही मजिस्ट्रेट कार्यपालक भी था, एक ही मजिस्ट्रेट क्या था, न्यायिक कार्य भी देखता था, ठीक है। यानी कि दोनों मजिस्ट्रेटों में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, दोनों में अंतर नहीं था, क्लियर है। ये मित्रों देखो, अभी ध्यान गया, ठीक है। ये ई होगा, कभी कभी पैनल बनाने में गलती हो जाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, तो ये जो ये एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हाँ। तो ये जो उसके बाद से जो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 किसका, अनुच्छेद 50 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से एक डायरेक्शन दिया गया है, किसको, राज्य सरकार, मतलब सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्पष्ट रूप से क्या करे, अलग करे। तो जब स्पष्ट रूप से अलग करने की बात होती है, तो उस स्थिति में 1973 का जो दंड प्रक्रिया संहिता बना, उसमें दोनों मजिस्ट्रेटों को अलग अलग कर दिया गया उनके कार्य के अनुसार, ठीक है। जिनको दंड देना था उनको न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया, बाकी लोगों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि इनका कार्य क्या था, अपराध होने से पहले कार्यों को रोकना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, क्लियर है। तो इससे पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, और ये पूरे जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये सब पर, सारे अधिकारियों पर ये क्या करता है, प्रशासन रखता है। यही जैसे कि वो वहां पर सीजीएम था, उसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। नीचे के जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनके क्षेत्रों का बंटवारा या उनके कार्यों का बंटवारा ये राज्य सरकार के निर्देश के अधीन रहते हुए, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल डायरेक्शन दिया है तो उस डायरेक्शन के अधीन रहते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, यहां तक ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स या सब डिविजनल या ये आई को हमेशा ई आप देख लीजिए, ठीक है। जितने भी इस प्रकार के अधिकारी हैं, सबको, सबके कार्यों का बंटवारा, सब पर क्या करना, उनके क्षेत्रों का बंटवारा करना, ये किसका कार्य है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्य, क्लियर है। इसी तरह यहां पर एडीजे, सॉरी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो एडीएम साहब होते हैं, तो एडीएम साहब की नियुक्ति भी राज्य सरकार
करती है और इनके कार्यों के अनुसार बंटवारा हो जाता है। ठीक है भाई, एक डीएम कितना कार्य करेगा, 50 डिपार्टमेंट जिले में होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से एडीएम की नियुक्ति होती है। जैसे कि आप देखेंगे एडीएम सिटी होते हैं, एडीएम प्रशासन होते हैं, एडीएम नजुल होते हैं, एडीएम न्यायिक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कई प्रकार के एडीएम आपको जिले में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी एडीएम की नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है। अगर मान लीजिए डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया, डीएम साहब बीमार हो गए, तो इसी एडीएम में से एक व्यक्ति क्या करेगा, डीएम का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। लेकिन सिर्फ वो डीएम के कार्य को करेगा, वो डीएम नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एडीएम भी जो कार्य करता है वो डीएम के बिहाफ पर ही करते हैं, डीएम के बिहाफ पर ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मूल रूप से ये डीएम नहीं, क्योंकि पूरे जिले में डीएम तो एक ही होगा और वो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, इसके बिहाफ पर ही ये लोग कार्य करते हैं। क्लियर है? तो कार्यों का बंटवारा इन जो भी आपके एडीएम होते हैं इनको कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जिले मित्रों क्या होते हैं, तहसील में। ठीक है, कई तहसील में जिले बने रहते हैं, तो तहसील में भी किसी भी खासतौर से जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो उनको एसडीएम का दर्जा दे दिया जाता है और उस तहसील के लिए उस एसडीएम की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो एसडीएम यानी उस तहसील में आने वाले जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो एसडीएम के अंतर्गत ही रहेंगे, एसडीएम के नीचे ही रहेंगे। ठीक है भाई, एसडीएम तो इसके अधीनस्थ रहेगा। यहां भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बातें रखनी है कि ये दोनों लोग क्या है, ये दोनों लोग समकक्ष हैं। ठीक है, ये यानी कि एडीएम जो होता है वो डीएम के सबऑर्डिनेट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, समकक्ष होता है। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट यानी कि एसडीएम साहब होते हैं, ये डीएम साहब के क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार ही एसडीएम को भेजती है, लेकिन इनके कार्य क्षेत्र का जो ट्रांसफर है यहां से वहां, ये आपको डीएम साहब कर सकते हैं। ठीक है, तो एसडीएम डीएम के नीचे है और एसडीएम जिस तहसील का अधिकारी है उसके सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होते हैं, वो एसडीएम के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी कई कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस जिले में राज्य सरकार बना सकती है, यानी कि उनको न्यायिक जो भाई मजिस्ट्रेट का क्या, वो उनको कोर्ट लगाने का अपना राइट होगा। ठीक है, कोर्ट भाई डीएम का भी कोर्ट होता है, एडीएम का भी कोर्ट होता है, एसडीएम का भी कोर्ट होता है। ठीक है, जिसमें तमाम इस तरह के मामले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सेक्शन 15 की बात करें तो इसके अंतर्गत स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का यहां पर बात किया गया। ठीक है, यानी कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रावधान मित्रों क्या है कि जैसे कि कोई विशेष मामला है या विशेष क्षेत्र, मान लीजिए किसी जिले में अचानक से दंगा हो गया। ठीक है, दंगा हो गया है और भाई हर एक जिले में कुछ लिमिट ही होते हैं, लिमिट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो अगर कोई विशेष क्षेत्र दंगाग्रस्त हो गया, वहां पर और मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है, तो यही जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो उस जिले में अतिरिक्त होते हैं, तो या फिर और भी बाहर से मंगा लिया जाता है, तो उनको उस विशेष क्षेत्र के लिए, उस विशेष दंगा क्षेत्र के लिए कुछ समय के लिए, जैसे कि वहां पर हमने कहा था कि मैक्सिमम 1 साल के लिए, यहाँ पर कोई भी इस कार्य अवधि का जिक्र नहीं किया गया। यानी कि जब तक आवश्यकता हो, 1 दिन के लिए आवश्यकता हो, 1 साल की आवश्यकता, 2 साल के लिए आवश्यकता हो, ऐसा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन कर सकता है, वो राज्य सरकार कर सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार नियुक्ति, स्थानांतरण, इनका प्रोन्नति, ये सब कुछ राज्य सरकार करता है। इसमें कहीं भी हाई कोर्ट का दखलंदाजी नहीं होता। ठीक है, तो ये मित्रों आज का जो क्लास है ये हमने आपको बताया। ठीक है, और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग जो भी हमने आपको क्लास के माध्यम से पढ़ाया उसको आप एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आपके आते हैं और फिर गलत ना हो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज का क्लास मित्रों यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।